ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की चर्चा में करंट अफेयर्स में कुछ महत्वपूर्ण इश्यूज हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं। एक जो है, रिसेंटली एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया, दैट वाज रिलेटेड विद ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर घटक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अब सरकारी नौकरियों में और अलग अलग तरह के शैक्षणिक संस्थानों में 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। उसके साथ ही एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज वहां पर अभी कंप्लीट की गई, जिसका नाम था एक्सरसाइज समन्वय। डिजास्टर मैनेजमेंट हम जिसे कहते हैं, आपदा व्यवस्थापन, और आपदा व्यवस्थापन से संबंधित जो अलग अलग घटक है, उन घटकों के संबंध में एक तरीके से जो है उनका समन्वय हो, एक तरीके से उनमें कॉपरेशन, सहकार्य की भावना बढ़े। इसके लिए रिसेंटली नवंबर महीने के एंड में आगरा शहर में, आगरा के एयरफोर्स बेस में भारतीय इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक्सरसाइज समन्वय का आयोजन किया गया था। तो उसके बारे में हम वहां पे चर्चा करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आईटी सेक्टर, उसके साथ ही हैकिंग से संबंधित ब्लू बगिंग, ये जो कंसेप्ट है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत में के लक्षद्वीप में के 2 बीचेस को और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, या उन बीचेस को जो है ब्लू बीचेस, इस तरह का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक तरीके से मान्यता मिली है, रिकॉग्निशन मिला है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेयर अर्थ एलिमेंट्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर की रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिशन शुरू करने की डिमांड, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसके नए सेनाध्यक्ष, 17वें सेना प्रमुख बोलकर जनरल असीम मुनीर, इनकी नियुक्ति हुई है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सो इन जनरल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग तरह के जो है यहाँ पर आपको एक तरीके से जो है इश्यूज वहां पे चर्चा करने के लिए वहां पे मिलेंगे। इन सारे इश्यूज को जो है हम यहाँ पे डिस्कशन में वहां पे लेने वाले हैं। सो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले हम जो चर्चा शुरू करेंगे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से संबंधित रिजर्वेशन। आर्थिक दृष्टि से जो दुर्बल घटक है उसके लिए 10% का रिजर्वेशन करने का जो निर्णय लिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द ना करते हुए उसको वैलिड ठहराया, उसको वैध तरीके से जो है एक तरीके से अपनाया गया। तो इसके बारे में हमें चर्चा करना जरूरी। अब मूलतः हमें जैसे पता है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, और उसके अनुसार ईडब्ल्यूएस सेक्शन, इसका मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का रिजर्वेशन सेंट्रल, इसका मतलब केंद्रीय स्तर की जो अलग अलग तरह की शैक्षणिक संस्थान है, उसके साथ ही जो नौकरियां हैं, उन नौकरियों में 10% रिजर्वेशन रहेगा। यानी एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को सेंट्रल और स्टेट लेवल पर 10% रिजर्वेशन देने का निर्णय जो है, जो केंद्र सरकार ने लिया था, उसको जो है वैध ठहराया गया है। हमें पता है कि केंद्र सरकार ने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया था। भारतीय संविधान में 130वीं जो दुरुस्ती की गई थी, संविधान किया गया था, संविधान में बदलाव किया गया था। उस बदलाव के अनुसार भारतीय राज्य घटना में आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6, इन 2 आर्टिकल का इंसर्शन किया गया। इसका मतलब भारतीय संविधान में ये 2 आर्टिकल्स ऐड किए गए। ये 2 आर्टिकल किससे संबंधित थे? इन 2 आर्टिकल्स के माध्यम से जो है 10% का रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रहेगा, शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए, और उसके साथ ही नौकरियों में जो है एक तरीके से इस तरह का 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रहेगा। इस तरह की बात इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लिखी गई थी। अब हु इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, किसको जो है आर्थिक दृष्टि से दुर्बल घटक माना जाएगा? तो यहाँ पर जो डेफिनेशन की गई थी, वहां पर कहा गया कि ऐसी फैमिली, ऐसे कुटुंब जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ये रिजर्वेशन किसको मिलेगा? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ये रिजर्वेशन सिर्फ
अनरिजर्व्ड कैटेगरी, इसका मतलब जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड कास्ट है, जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो ऑलरेडी ओबीसी, इसका मतलब अदर बैकवर्ड क्लास है, क्योंकि इनके लिए जो है ऑलरेडी भारतीय संविधान के अनुसार रिजर्वेशन पहले से दिया गया है। ये घटक छोड़ते हुए सवर्णों में, इसका मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है या जनरल कैटेगरी है, ऐसे जनरल कैटेगरी के जो गरीब लोग हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनके लिए ही ये रिजर्वेशन अवेलेबल रहेगा। तो फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कौन सा व्यक्ति? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ऐसी फैमिली जिस फैमिली का वार्षिक उत्पन्न, एनुअल इनकम 8 लाख से कम हो। वार्षिक उत्पन्न फैमिली का 8 लाख से अगर कम है, उसके साथ ही अगर उस फैमिली के पास एग्रीकल्चरल लैंड 5 एकड़ से कम है, या उस फैमिली के पास जो रेसिडेंशियल लैंड या रेसिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर मीटर से कम है, यानी रेसिडेंशियल लैंड 200 स्क्वायर मीटर से कम, एग्रीकल्चरल लैंड 5 एकड़ से कम, और जिनका एनुअल इनकम, वार्षिक उत्पन्न 8 लाख से कम है, ऐसे फैमिली में अगर आप हो तो उस फैमिली के बच्चों को, उस फैमिली के घटक को आर्थिक दृष्टि से दुर्बल घटक माना जाएगा और उनको शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 के अंतर्गत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन का लाभ वहां पर मिल सकेगा। तो इस तरह का प्रावधान 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में किया था। लेकिन ऐसा भारत सरकार ने कानून पारित करने के बाद, इसका मतलब लोकसभा, राज्यसभा, इसमें चर्चा हुई, बहुमत से वो कानून पारित हुआ, राष्ट्रपति महोदय के पास गया, राष्ट्रपति महोदय ने उसके ऊपर स्वाक्षरी की, और ये सारा होने के बाद जब ये कानून बना, तब उस कानून को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। अलग अलग तरह के पिटीशंस उससे संबंधित दाखिल किए गए, और एक महत्वपूर्ण जो पिटीशन थी, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और बाकी भी जो केसेस क्लब किए गए थे, उन सारे केसेस से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस का, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की स्थापना की, और इन 5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, संविधान के अनुसार सही है या गलत है, उसके बारे में जो है अपना जजमेंट दिया। और जो फाइनल जजमेंट आया, उसके अनुसार 5 जजेस में से 3 जजेस ने कहा कि यस, भारत सरकार ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने का, 10% रिजर्वेशन देने का जो कानून बनाया है, वो संविधान के अनुसार वैध है, करेक्ट है। और इन 5 में से 2 जजेस थे, उन्होंने कहा कि ये जो निर्णय लिया गया वो संविधान के खिलाफ है। 3:2 मेजोरिटी से जो है, अगर हम देखेंगे 5 जजेस में से 3 जजेस ने इसको हाँ कहा, इसका मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मेजोरिटी से जो है ये कानून वैध है, कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, इस तरह का निर्णय वहां पे दिया गया। अब ये सारा बैकग्राउंड आपको पता होना जरूरी है कि इससे संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था? 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार भारतीय राज्य घटना में कौन से प्रावधान ऐड किए गए? आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6। इसके अनुसार क्या कहा गया? इसके अनुसार कहा गया कि 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया जाएगा, जनरल कैटेगरी के, इसका मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को नौकरियों में और उसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी क्या? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ऐसी फैमिली जिसका वार्षिक उत्पन्न 8 लाख से कम हो, ऐसी फैमिली जिसके पास 5 एकड़ से कम एग्रीकल्चरल लैंड हो, ऐसी फैमिली जिसके पास रेसिडेंशियल लैंड की ओनरशिप 200 स्क्वायर मीटर से कम हो। अगर इससे ज्यादा जमीन है, इससे बड़ा प्लॉट अगर उनके ओनरशिप का है, या 8 लाख से ज्यादा अगर उनका वार्षिक उत्पन्न है, तो उस फैमिली को
हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं कहेंगे। इस तरह का प्रावधान इन रूल्स रेगुलेशंस में वहां पे बनाया गया था। तो मूलतः इस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने कहा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 15(6), आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6, तो एग्जैक्टली चैलेंजेस क्या थे, या ये कानून को जो है क्यों चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया गया था। मूलतः देयर वर 3 सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ जिसको चैलेंज किया गया था, और जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इन 3 प्रश्नों के ऊपर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अपना निर्णय लिया। सबसे पहला जो निर्णय वहां पे इस केस में था, या भारत सरकार ने जो चीज वहां पे इस केस में वहां पे रखी, एक पहला चीज था कि सचमुच में भारतीय संविधान के अनुसार सिर्फ कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है, इसके आधार पर, इसका ही मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस, ये जो है रिजर्वेशन देने का क्राइटेरिया हो सकता है क्या। क्योंकि एक प्रवाह, एक जो है लॉयर्स का ग्रुप ऐसा मानता है कि भारतीय राज्य घटना के अनुसार ओनली सोशल बैकवर्डनेस, एक तरीके से सामाजिक, अगर आप सामाजिक दृष्टि से डिप्राइव्ड हो तभी आपको जो है रिजर्वेशन का लाभ मिल सकता है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ये जो है रिजर्वेशन का क्राइटेरिया हो नहीं सकता है। तो वेदर इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ डिटरमाइन बैकवर्डनेस और इट कैन बी द बेसिस ऑफ बैकवर्डनेस, ये डिसाइड करने का जो है एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने वहां पे आया। दूसरा, अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को हम 10% का रिजर्वेशन देंगे तो टोटल जो रिजर्वेशन है, जैसे हमें पता है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए वहां पर रिजर्वेशन है, एसटी के लिए जो है 7.5% रिजर्वेशन है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो है 15% रिजर्वेशन है, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए जो है 27% रिजर्वेशन है, यानी इसी को टोटल हम कर ले तो ऑलमोस्ट 49.5% रिजर्वेशन होता है। और उसमें अगर हम ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन ऐड कर दे तो इट विल क्रॉस द लिमिट ऑफ 50%। 1992 में मंडल कमीशन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय इंदिरा साहनी केस में वहां पे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और इंदिरा साहनी केस में ये क्लियर कट कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का अपर लिमिट, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन का अपर लिमिट, यानी रिजर्वेशन जो है ज्यादा से ज्यादा 50% तक दिया जा सकता है, नॉट अबव 50%। तो फिर यहाँ पर प्रश्न निर्माण हुआ कि अगर ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया जाएगा तो ये इंदिरा साहनी केस में जो जजमेंट दिया गया था उसका क्या होगा, 50% की लिमिट तो जो है वहां पे क्रॉस हो जाएगी। उसके बारे में भी जो है सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने निर्णय वहां पे दिया। और तीसरी चीज, वहां पर जो है जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इस तरह का जो है 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देना पड़ेगा। तो फिर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का कहना था कि एक तरफ तो जो है भारतीय संविधान के अनुसार हमें फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, हमें व्यवसाय करने का, हमें बिजनेस करने का जो है एक तरीके से भारतीय संविधान ने अधिकार दिया हुआ है। तो ये अधिकार अगर है तो हम डिसाइड करेंगे हमारे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन किसने लेना चाहिए, किसको एडमिशन हमने देना चाहिए, किस क्राइटेरिया के आधार पर देना चाहिए। एक तरीके से केंद्र सरकार इस तरह का कानून बनाकर हमारे प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर एक तरीके से जो है वो हमारे हक का जो है, हमारे राइट्स का जो है वो उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये भी एक मुद्दा था कि सचमुच में राइट्स ऑफ अनएडेड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऐसी खासगी शैक्षणिक संस्थाएं जिनको सरकार से कोई भी मदद नहीं मिलती है, ग्रांट नहीं मिलता है, उनके लिए भी ये कानून लागू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे थे। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ये रिजर्वेशन देने का क्राइटेरिया हो सकता है या नहीं। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से अगर 50% की रिजर्वेशन की जो लिमिट है वो अगर क्रॉस हो जाती है तो क्या होगा। और तीसरा, जो प्राइवेट कॉलेजेस है या प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनको भी ये कानून लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अलग अलग इश्यूज वहां पर चर्चा के लिए वहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने वहां पे आए। सो भारत सरकार ने ये कानून बना लिया था और भारत सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए वहां पे कहा कि भारतीय राज्य घटना का जो आर्टिकल 46 है, विच इज द पार्ट ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो भारतीय राज्य घटना के आर्टिकल 46 ने ही कहा है कि स्टेट, इसका मतलब हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो सरकार है, सरकार की ये जिम्मेदारी है
कि सरकार ने इस तरह की नियमावली बनानी चाहिए, सरकार ने इस तरह के कानून बनाने चाहिए, सरकार ने इस तरह की व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए जिसके माध्यम से इंटरेस्ट्स ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक दृष्टि से जो दुर्बल घटक है, उनका हित साधने के लिए, उनके हित का संरक्षण करने के लिए सरकार ने समय समय पर उस तरह के प्रयास करने चाहिए। अगर आर्थिक दृष्टि से दुर्बल घटक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, तो उनको नौकरियां मिलना चाहिए, उनको जो है अलग अलग तरह की शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन या मान लो उनको जो है एडमिशन मिलने चाहिए। दुर्भाग्यवश पैसे की कमी की वजह से, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की वजह से उनको जो है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, उनको जो है अलग अलग तरह की सरकारी नौकरियों में उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका जो है कहीं ना कहीं वहां पर नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में उनका स्थान ये जो है कम है, या उनका जो है परसेंटेज कम है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने आर्टिकल 46 का दाखला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि इस आर्टिकल 46 के अनुसार हम भारत सरकार है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लास है उनका हित साधने के लिए इस तरह के रिजर्वेशन का प्रावधान हमने किया है। अब इसको ध्यान में रखते हुए ये जो है सारा मामला वहां पर चला और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग इश्यूज को ध्यान में लेते हुए वहां पर अपना निर्णय वहां पे दिया। सो क्या चैलेंजेस थे? एक, इस तरह का कानून बनाने के बाद भारतीय राज्य घटना के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन होता है या नहीं। दूसरा, 50% की लिमिट वहां पर क्रॉस होती है या नहीं। तीसरा, जो प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनका जो मूलभूत अधिकार है टू प्रैक्टिस ए ट्रेड ऑफ प्रोफेशन, तो इस उनके मूलभूत अधिकार पर सरकार के इस कानून द्वारा, क्योंकि सरकार कहेगा कि 10% रिजर्वेशन दे दो, तो इस तरीके से जो है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अधिकार पर कि किसको एडमिशन देना चाहिए, किसको नहीं एडमिशन देना चाहिए, क्या नियमावली होनी चाहिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अधिकार पर एक तरीका का उनका उल्लंघन हुआ है या नहीं। ये तीन महत्वपूर्ण इश्यूज वहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने थे और सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे इश्यूज को ध्यान में लिया और अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि इस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने की वजह से आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6, इस रिजर्वेशन देने की वजह से भारत की राज्य घटना का जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसका उल्लंघन नहीं होता है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कैन बी कंसिडर्ड एज द क्राइटेरिया फॉर गिविंग रिजर्वेशन। दूसरी बात उन्होंने कही कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन देने की वजह से जो मंडल कमीशन या मान लो इंदिरा साहनी केस में जो जजमेंट दिया गया था कि 50% की रिजर्वेशन की लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। हाउएवर इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, कुछ जो है असामान्य परिस्थितियों में इस 50% रिजर्वेशन की लिमिट को क्रॉस किया जा सकता है। सो इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट कि बिल्कुल 50% रिजर्वेशन की लिमिट को ही पकड़ के बैठा जाए। इसके पहले भी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देने से पहले भी तमिलनाडु में जो है ऑलरेडी और कई सारे राज्यों में ऑलरेडी 50% रिजर्वेशन की जो लिमिट है उसको अलग अलग राज्य क्रॉस कर चुके हैं। सो इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन 50% की रिजर्वेशन लिमिट को भी क्रॉस किया जा सकता है। इसकी वजह से इंदिरा साहनी केस में दिए हुए जजमेंट को भी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की वजह या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए वो एक तरीके से ऑब्स्टेकल नहीं बन सकता है। और रिलेटेड विद दी प्राइवेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर जजमेंट दिया। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स है, कौन सी महत्वपूर्ण चीजों को वहां पर जो है डिस्कस किया गया, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको देखना चाहिए। सेंटिमेंटली पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस इशू का एनालिसिस करने की हमें जरूरत नहीं। रिजर्वेशन सही है, रिजर्वेशन गलत है, वो दूसरा मुद्दा वहां पर हो गया। बट यहाँ पर जब हम ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात करते हैं तब भारत सरकार ने पक्ष क्या रखा, सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या निर्णय वहां पे दिया, सबसे महत्वपूर्ण एग्जैक्टली ये इशू क्या था, और पॉजिटिव अफर्मेशन हम जिसे कहते हैं कि इस रिजर्वेशन की वजह से डिस्क्रिमिनेशन कम होने के लिए एक तरीके से जो है जो गरीब है, एक तरीके से आर्थिक दृष्टि से जो दुर्बल घटक है उनके साथ जो इनजस्टिस होता था, उनके साथ उनको जो है मुख्य प्रवाह में शामिल होने के लिए जो अलग अलग तरह की अड़चने थी वो अड़चने कम करने में
ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का जो है फायदा होगा। पॉजिटिव अफर्मेशन फॉर इंक्लूसिवनेस ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इस तरह की बात जो है इस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के माध्यम से वहां पे हमारे सामने वहां पे आई है। तो ये इशू को जो है आपने कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जैसे मैंने पहले कहा कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में लेते हुए आपने एनालाइज करना चाहिए। अगला मुद्दा जो यहाँ पर मैं डिस्कस वहां पे करने वाला हूँ, दैट इज रिलेटेड विद डिजास्टर मैनेजमेंट, दैट इज रिलेटेड विद वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो 28 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक भारत के आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में, आगरा के एयरफोर्स बेस में जो है वहां पर कंडक्ट की गई। तो ये एक्सरसाइज समन्वय, शब्द में ही है समन्वय, समन्वय इज सिनर्जी, समन्वय इज कॉपरेशन, एक दूसरे के साथ जो है वहां पर कॉपरेशन करने के लिए ये एक्सरसाइज वहां पे की गई। तो किसके बीच में कॉपरेशन? उनके बीच में कॉपरेशन जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स है डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित। हमें पता है जब कोई आपदा होती है, कोई डिजास्टर वहां पे होता है, तो डिजास्टर होने के बाद में जो है जल्द से जल्द वहां पर रेस्क्यू एंड रिलीफ मेजर्स हमने देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंसेप्ट ऑफ गोल्डन आवर, द कंसेप्ट ऑफ प्लैटिनम 15 मिनट्स, इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जितने जल्द से जल्द वहां से लोगों को हम वहां पर सेफ प्लेस में इवैक्यूएट कर सके, जितने जल्द से जल्द उनको हम मेडिकल रिलीफ मेजर्स, मेडिकल ट्रीटमेंट दे सके, उतने जल्द जो है उनकी जान हम बचा सकते हैं, उनसे संबंधित जो मेडिकली नुकसान होने वाला है उसको जो है हम टाल सकते हैं। तो इससे संबंधित जो अलग अलग घटक है, यानी कौन? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कलेक्टर है, आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलग अलग दस्ते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस, डीआरडीओ, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और उससे संबंधित सेंटर, INCOIS, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये अलग अलग संस्थाएं जो है प्रत्यक्ष रीति से, अप्रत्यक्ष रीति से डिजास्टर मैनेजमेंट में, आपदा व्यवस्थापन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर अदा करते हैं। तो इन सारे स्टेक होल्डर्स में सही तरीके से कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन हो, ये बहुत ही जरूरी है। और ये कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन हासिल करने के लिए हर साल एनुअली हर साल वार्षिक जो है एक इस तरह की एक्सरसाइज वहां पे की जाती है। इस साल की एक्सरसाइज आगरा में हुई जिसका नाम था एक्सरसाइज समन्वय फॉर ईयर 2022। तो इस एक्सरसाइज के माध्यम से हम क्या हासिल करना चाहते हैं? वी वांट टू इंश्योर द प्रिपेयर्डनेस ऑफ वेरियस एजेंसीज इन्वॉल्व्ड इन डिजास्टर मैनेजमेंट इन केस ऑफ एनी नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर। अगर नैसर्गिक या मान लो कृत्रिम तरीके से, मनुष्य प्राणी के माध्यम से अलग अलग तरह के एक्सीडेंट्स या नैसर्गिक रीति से कोई आपदा होती है, तो अलग अलग एजेंसीज उनका प्रिपेयर्डनेस, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स बनाए जाए सो दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, अलग अलग संस्थाओं के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी हो, उनके बीच में सहयोग हो, और इसके माध्यम से जो है सही तरीके से जल्द इफेक्टिव तरीके से हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मानवता के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ मदद हम कर सकते हैं इस तरह की आपदा में, वो जल्द से जल्द हम पहुंचा सके, इफेक्टिवली पहुंचा सके, और डिजास्टर रिस्पांस को भी जो है हम इफेक्टिवली हैंडल कर सके। इसके लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पांस के लिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स में, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स है, अलग अलग संस्थाएं हैं, उनमें सिनर्जी, उनमें जो है एक तरीके से कॉपरेशन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज समन्वय का जो है आयोजन किया गया था। और इसमें सिर्फ भारत से ही संबंधित अलग अलग तरह की संस्थान नहीं थी, तो जो आसियान नेशंस है, हमें पता है देयर आर 10 आसियान नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। बाय द वे इन 10 नेशंस में और एक 11वां कंट्री जो है मेंबर बोलकर ऐड होने वाला है, और उस कंट्री का नाम है ईस्ट तिमोर। सो ईस्ट तिमोर इज गोइंग टू बी another member of ASEAN nations, Association of Southeast Asian Nations। तो हमारे भारत के जो साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में जो छोटे छोटे आइलैंड्स है, मुख्यतः वहां पर बहुत ज्यादा पैमाने पर बोलो अलग अलग तरह के जो फ्लड्स हो या
सुनामी हो या अलग अलग तरह के डिजास्टर्स बहुत बड़े पैमाने पर वहां पे आते हैं, और भारत इन देशों के साथ समन्वय रखते हुए, कॉपरेशन रखते हुए बहुत सारे डिजास्टर मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करते आया है। तो इसको ध्यान में लेते हुए आसियान नेशन को भी हमने इसमें इन्वॉल्व किया, सो दैट इसके माध्यम से अलग अलग देशों के डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित जो डोमेन नॉलेज है, उनका जो अनुभव है, और अलग अलग देशों में इस डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो किए जाते हैं, उनका आदान प्रदान हो सके, इसके लिए इस एक्सरसाइज समन्वय का जो है एक तरीके से आयोजन किया गया था। तो सर्टेनली डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज समन्वय जो 28 से 30 नवंबर को आगरा में हुई, जिसका उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन्होंने किया था, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना जरूरी है। तो पहला हमने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उससे रिलेटेड चर्चा की। दूसरा इशू डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्सरसाइज समन्वय, उससे संबंधित हमने चर्चा की। तीसरा जो इशू है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लू बगिंग। एज द नेम सजेस्ट वी आर अवेयर बग, मुख्यतः हम जिसे कहते हैं आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, कंप्यूटर्स का जमाना है, तो बग यानी एक तरीके से अलग अलग तरह के जो वायरसेस होते हैं या अलग अलग तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसके माध्यम से आप आईटी सेक्टर के जो अलग अलग डिवाइसेस है, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, या अलग अलग तरह के जो है सर्वर हो, तो ये अलग अलग जो आईटी डिवाइसेस है, उनको आप हैक कर सकते हो, हैकिंग। तो अगर आप ब्लूटूथ एनेबल्ड जो डिवाइसेस है, मान लो हमारा मोबाइल है, उसके ऊपर का अगर ब्लूटूथ हमने ऑन कर दिया, या मान लो लैपटॉप है, उसके ऊपर का ब्लूटूथ हमने ऑन कर दिया, सो ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइसेस है, अगर आपका ब्लूटूथ ऑन है, तो ब्लू बगिंग के माध्यम से कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा जो है एक तरीके से हैकर आपके मोबाइल को, आपके लैपटॉप को, आपके आईटी डिवाइस को जो है हैक कर सकता है। और आपको पता है एक बार अगर वो हैक कर लेगा, तो एक तरीके से जो है आपके सारे मैसेजेस, आपका सारा डेटा, आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आप क्या बोल रहे हो, कौन से मैसेजेस भेज रहे हो, क्या आपके ईमेल्स है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो हैक कर सकता है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो चुरा सकता है, और इसका गैर उपयोग करते हुए जो है पैसों से संबंधित फ्रॉड्स भी वहां पे हो सकते हैं, या अलग अलग तरह का जो है इसका दुष्परिणाम भी हमें जो है भुगतने पड़ सकते हैं। तो ये जो सारी मैकेनिज्म है हैक करने की थ्रू ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइसेस, इसे हम कहते हैं ब्लू बगिंग। सो इट अलाउज द स्किल्ड हैकर्स टू हैक इनटू ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइसेस, जिसके माध्यम से दैट हैकर विल गेट द एक्सेस टू मोबाइल कमांड्स ऑन ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइसेस इन डिस्कवरेबल मोड, और इसके माध्यम से मैलिशियस इंटेंट होगा, ईव्सड्रॉपिंग हो, बगिंग हो, अलग अलग तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड हो, ये सारी चीजें जो है वहां पे कर सकेंगे। और इसकी खासियत, ये सारा डेटा आपका चुराया भी जाएगा, सारी चीजें जो है वो आपकी जो है इस ब्लू बगिंग के माध्यम से दूसरे किसी व्यक्ति के पास भी जाएगी, एंड इट डज नॉट लीव ट्रेस, यानी उसको फॉलो नहीं किया जा सकता है, उसको पकड़ने के लिए जो है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को बड़ी दिक्कत होगी, बिकॉज इट डज नॉट लीव ट्रेल, इट डज नॉट लीव ट्रेस। सो भविष्य में साइबर वॉरफेयर में ब्लू बगिंग सामान्य व्यक्तियों के लिए और स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी अगर ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, तो एक बड़ा जो है दिक्कत, एक बड़ा प्रॉब्लम बोलकर हमारे सामने उभर सकता है। सो ब्लू बगिंग, वन शुड बी अवेयर अबाउट दैट blue bugging related issue also, right? So 103rd constitutional amendment act related to economically weaker section, exercise समन्वय related with humanitarian assistance and disaster response, and blue bugging जिसके माध्यम से hacking of bluetooth enabled devices can be done. Next is environment related issue, blue flag certification. सो बेसिकली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेनमार्क की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एनजीओ है, जिसका नाम है FEE, दैट इज फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। और ये फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये जो एक तरीके से एनजीओ है जो डेनमार्क में बेस्ड है, ये क्या करती है, 33 अलग अलग तरह के जो क्राइटेरिया है, एनवायरमेंट से संबंधित क्राइटेरिया है, एनवायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड क्राइटेरिया है, सेफ्टी रिलेटेड क्राइटेरिया है, उस
पर्टिकुलर बीच या मराइन प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है उसको एक्सेस, उससे रिलेटेड क्राइटेरिया है। तो ऐसे 33 अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर ये फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये एनजीओ विश्व के जो अलग अलग तरह के बीचेस है, इन अलग अलग बीचेस का जो है वो अध्ययन करती है, या मान लो इन पैरामीटर्स के आधार पर उनकी जांच परख करती है, और इन पैरामीटर्स के आधार पर जो बीचेस एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरमेंटल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे मार्क्स मिलेंगे या उन क्राइटेरिया में पास हो जाएंगे, उन बीचेस को ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देते हैं, या उसको ब्लू बीच बोलकर डिक्लेयर करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी बीच को ब्लू बीच का टैग मिलना ये बड़ी बात मानी जाती है। इसका मतलब दैट इज इकोलॉजिकली फ्रेंडली बीच, इसका मतलब दैट इज अ सेफ सिक्योर्ड बीच, इसका मतलब वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस बीच की देखभाल और बाकी क्राइटेरिया को ध्यान में लेते हुए उसको जो है अच्छी तरीके से मेंटेन करता है। तो भारत के 12 बीचेस, 12 बीचेस, दे हैव गॉट द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, या ब्लू बीचेस बोल के उनको जो है ऑलरेडी टैग मिला है, और उसमें अभी भारत के और 2 बीचेस का जो है समावेश हुआ है। और ये बीचेस कहाँ के हैं? लक्षद्वीप आइलैंड में के मिनिकॉय थुंडी बीच और कदामत बीच, ये 2 बीचेस को जो है ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन, जो लक्षद्वीप में है, ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, इस संस्था द्वारा वहां पे दिया गया। अगर भारत की हम बात करें तो जैसे मैंने कहा अब टोटल 12 बीचेस हो गए हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक तरीके से मान्यता वहां पे मिली है। और भारत में का सबसे पहला जो बीच था जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था वो था उड़ीसा में के पुरी में का गोल्डन बीच। So Golden Beach in Puri, it was not only the first from India, but it was the first from Asia to receive the blue flag certification. So one should be aware about this blue flag certification also. 103rd Constitutional Amendment Act related with the economically weaker section of the society. उसके साथ ही ब्लू बगिंग वाला इशू हमने वहां पे देखा, एक्सरसाइज समन्वय हमने देखा, एंड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट इशू दैट इज विथ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। हमें पता है कि हमारी पृथ्वी पर, वसुंधरा पर अलग अलग तरह के एलिमेंट्स वहां पे मिलते हैं, और 17 जो मेटेलिक एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। क्यों रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर वो उनके ऑक्साइड फॉर्म में उपलब्ध होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गैडोलिनियम ऑक्साइड, टर्बियम ऑक्साइड, डिस्प्रोसियम ऑक्साइड, होल्मियम ऑक्साइड। और इन ऑक्साइड से उनको सेपरेट करना बड़ा डिफिकल्ट है, इसकी वजह से इन एलिमेंट्स को हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं। ये रेयर अर्थ एलिमेंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक एटम्स में होता है, हाई टेक्नोलॉजी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल्स, सेल्युलर टेलीफोन्स, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के हार्ड डिस्क, जैसे फॉर एग्जांपल एलईडी, एलसीडी, टेलीविजन्स, इलेक्ट्रिक कार्स, लिथियम आयन बैटरीज, सोलर पैनल्स, विंड एनर्जी से रिलेटेड विंड टर्बाइंस, इन सब में जो है इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। और ये चिप्स बनाने के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स के सिवा ये चिप्स वहां पे नहीं बन सकते हैं। इसकी वजह से 21st सेंचुरी में अगर किसी कंट्री को डेवलप करना है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, तो रेयर अर्थ एलिमेंट के सिवा दूसरा पर्याय वहां पर नहीं। अब हमने तो कहा कि ये रेयर है, इनको जो है एक तरीके से एक्सट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल है। अगर विश्व की हम बात करेंगे तो विश्व में जो है इन ऑक्साइड्स का, रेयर अर्थ एलिमेंट ऑक्साइड्स का जो है ऑलमोस्ट 12.1 करोड़ टन्स, 121 मिलियन टन्स रेयर अर्थ ऑक्साइड्स है, और उसमें से जो है हम अलग अलग तरह के जो है एक्सट्रैक्ट करके ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स लेते हैं। इन 121 मिलियन टन में से अकेले चाइना के पास 44 मिलियन टन ऑफ रेयर अर्थ ऑक्साइड्स है। यानी विश्व में अगर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की उपलब्धता अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा
चाइना के पास है, फॉलोड बाय ब्राजील, फॉलोड बाय वियतनाम, फॉलोड बाय रशिया एंड इंडिया। इंडिया में विश्व के टोटल डिपॉजिट्स का, रेयर अर्थ एलिमेंट ऑक्साइड के टोटल डिपॉजिट का 5% इतना है। सबसे ज्यादा तो जो है चाइना के पास है, ऑलमोस्ट 1/5 विश्व के जो है 1/5 इतना रेयर अर्थ एलिमेंट अकेले चाइना के पास है। भारत के पास जो है 5% है। लेकिन भारत के पास 5% रेयर अर्थ एलिमेंट होने के बावजूद भी उसको जो है सही तरीके से उसका एक तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या मान लो उसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेसिंग करने में हम कम पड़ रहे हैं, क्योंकि 5% ऑफ ग्लोबल स्टोरेज होने के बावजूद विश्व में जो है रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड हमारा ग्लोबल आउटपुट सिर्फ 1% है। यानी हमारे पास 5% होते हुए भी हमारा आउटपुट सिर्फ 1% है। इसका मतलब अगर हम हमारी कैपेबिलिटी, हम हमारी क्षमताएं बढ़ाएं, किससे संबंधित, इन रेयर अर्थ एलिमेंट ऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करने से संबंधित, उसका प्रॉपर प्रोसेसिंग करके उसमें से रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक तरीके से जो है हासिल करने से संबंधित हमारी कैपेबिलिटीज, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी क्षमताएं कम पड़ रही है। तो भारत को जो है अगर आगे बढ़ना है, क्योंकि चाइना जो है हमें ये मटेरियल सप्लाई नहीं करेगा, ऑलरेडी हमारे जो है चाइना के साथ रिश्ते जो है वो खटासपूर्ण है, और बाकी भी सारे जिस तरीके से ग्लोबल डेवलपमेंट वहां पे हो रहे हैं, तो चाइना के पास ज्यादा मटेरियल होते हुए भी अब हमें बाकी पार्टनर ढूंढने पड़ेंगे। मुख्यतः हमारे जो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, इनके पास भी रेयर अर्थ एलिमेंट बड़े पैमाने पर है। तो उनके साथ समन्वय साधते हुए हमको जो है चाइना को चैलेंज करना पड़ेगा, और इसके लिए भारत को अगर आत्मनिर्भर भारत बनना है तो इस रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड विशेष तौर पर भारत को प्रयत्न करने पड़ेंगे। और इसको ही ध्यान में लेते हुए भारत के इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में इस तरह की डिमांड की है कि जैसे सेमीकंडक्टर, हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर मिशन, आत्मनिर्भर भारत में इंडियाज सेमीकंडक्टर मिशन ये बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है, और इसके लिए भारत सरकार ने ऑलरेडी 76,000 करोड़ का जो है फंड्स वहां पर उपलब्ध करके दिया है। उसके माध्यम से इकोसिस्टम हम डेवलप करेंगे और अलग अलग तरह की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भारत में जो है एस्टेब्लिश हो जाएगी। अगर भारत सरकार सेमीकंडक्टर मिशन वहां पे एस्टेब्लिश कर सकता है, तो उसी तरीके से रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिशन, इंडियाज रेयर अर्थ एलिमेंट मिशन, इस तरह का भी विचार भारत ने करना चाहिए, क्योंकि भारत में पोटेंशियल है और भविष्य में इस रेयर अर्थ एलिमेंट का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वहां पे भूमिका रहने वाली। वैसे ये रेयर अर्थ एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना, उसको प्रोसेस करना, इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की जो कंपनी है, भारत सरकार की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसका नाम है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, इसकी वो जिम्मेदारी है। यानी कोई भी प्राइवेट कंपनी इस रेयर अर्थ एलिमेंट को जो है एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रोसेस नहीं कर सकती है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड ये जो है भारत सरकार की जो कंपनी है, इट इज इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो ये भी जो है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण इशू है, जिसको हमें समझना पड़ेगा। अगला, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो हमेशा ही चर्चा में रहता है, तो उनकी सेना से संबंधित एक महत्वपूर्ण बदलाव वहां पे हुआ है, और पाकिस्तान के आर्मी के 17वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी के चीफ बोलकर जनरल असीम मुनीर, इनकी नियुक्ति हुई है। हमें जैसे पता है वर्ष 2016 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ बोलकर जनरल असीम बाजवा, इनकी वहां पर नियुक्ति हुई थी। उनका टेन्योर 2019 तक था, लेकिन 2019 में उनके जो है जो आर्मी चीफ थे, तो 3 साल का उनको एक्सटेंशन दिया गया था 2022 तक, और फिर अब 29 नवंबर को जनरल असीम मुनीर, इनका जो है कार्यकाल वहां पे शुरू हो गया, क्योंकि जनरल बाजवा रिटायर हो गए और उनकी जगह पर जनरल असीम मुनीर ये जो है अब पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बोलकर उन्होंने उनकी वहां पे नियुक्ति हुई। देयर इज लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान आर्मी। अगर हम देखेंगे तो ये जनरल असीम मुनीर सीनियर आर्मी ऑफिसर है। ये जो है पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, उस आईएसआई के कुछ महीनों के लिए प्रमुख रह चुके हैं। लेकिन वो आईएसआई के प्रमुख थे और उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान थे। इमरान खान के गुट वाला जनरल असीम मुनीर को नहीं माना जाता है। इसकी वजह से आईएसआई के प्रमुख पद से उनको हटाया गया और उनके जगह पर जनरल फैज हमीद, जो इमरान खान गट के वहां पे जो है नजदीक माने जाते हैं,
तो जनरल फैज हमीद को वहां पर आईएसआई का प्रमुख वहां पे बनाया गया। एक तरीके से जो है जनरल असीम मुनीर का एक तरीके से ये डीमोटिवेशन वाला एक तरीके से स्टेप इमरान खान ने वहां पे लिया था। इमरान खान सत्ता से जो है चले गए। अब जो है वहां पर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां पे हो गए। जनरल बाजवा उनके पद से रिटायर हो गए और अब वहां पर जनरल असीम मुनीर इनकी वहां पर नियुक्ति वहां पे हुई है। अगर हम देखेंगे तो जनरल असीम मुनीर के सामने बहुत सारे चैलेंजेस है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान में एक महत्वपूर्ण जो वहां की आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, पाकिस्तान का तालिबान ऐसे मान लो। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जो है घोषणा कर दी कि पाकिस्तान आर्मी के साथ हमारा जो सीज फायर था, शस्त्र संधि थी, इस तरह से जो है हम हमले नहीं करेंगे। इस तरह का जो एग्रीमेंट हमने आपके साथ किया था वो एग्रीमेंट हम जो है बंद कर रहे हैं। एक तरीके से जो है उससे हम पीछे हट रहे हैं। यानी आने वाले समय में तहरीके तालिबान पाकिस्तान में आने वाले समय में बड़े हमले वहां पे होंगे। मुख्यतः खैबर पख्तूनवा ये जो प्रांत है पाकिस्तान के पश्चिम में, या अलग अलग तरीके के जो पाकिस्तान की अफगानिस्तान से संबंधित जो बॉर्डर है, ड्यूरंड लाइन हम जिसे कहते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इनके बीच में की जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम है ड्यूरंड लाइन। सो ड्यूरंड लाइन से संबंधित अलग अलग वाद विवाद है। उसके साथ ही पाकिस्तान की अफगानिस्तान के जो पास जो सीमा है या खैबर पख्तूनवा का जो प्रांत है उसमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाला द्वारा बड़े पैमाने पर आने वाले समय में हमले किए जा सकते हैं और इसका सारा हेडेक पाकिस्तान आर्मी जनरल असीम मुनीर इनको जो है वो झेलना वहां पे पड़ेगा। यही जनरल असीम मुनीर थे जो 2019 में पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ थे और उनके ही एक तरीके से जो है नेतृत्व में, क्योंकि इंटेलिजेंस चीफ होने की वजह से उनके ही नेतृत्व में जो है पाकिस्तान ने जो है भारत में जो पुलवामा अटैक्स किए थे, तो ये पुलवामा अटैक के पीछे भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से जनरल असीम मुनीर का वहां पर हाथ है। और यही अभी जनरल असीम मुनीर अगर पाकिस्तान के प्रमुख बन जाते हैं तो भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच में की जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो एक्टिव हो सकती है। पाकिस्तान जो है भारत के खिलाफ फिर से उनकी जो गतिविधियां हैं वो भारत के खिलाफ की एंटी नेशनल एक्टिविटीज को जो है और जोर वहां पे दे सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल असीम मुनीर इनकी नियुक्ति भारत के भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण वहां पे मानी जाती है। सो बेसिकली आज की चर्चा में कुछ महत्वपूर्ण इश्यूज मैंने आपके सामने वहां पे लाए, जहां पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैध ठहराया, उसके बारे में चर्चा की। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स रिलेटेड एक्सरसाइज समन्वय की हमने चर्चा की। ब्लू बगिंग, जो स्किल्ड हैकर्स होते हैं वो ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइसेस से डेटा चुरा सकते हैं, उस ब्लू बगिंग की बात की। एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से FEE इस अंतरराष्ट्रीय एनजीओ द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है और लक्षद्वीप में के 2 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, जिसके माध्यम से अब भारत के टोटल 12 बीचेस को ब्लू बीचेस इस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिशन की अभी जरूरत वहां पे निर्माण हुई है। स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत में क्षमता होते हुए भी रेयर अर्थ एलिमेंट का उतने पैमाने पर उसका एक्सट्रैक्शन और उसको जो है प्रोसेस करना में भारत जो है वो कम पड़ रहा है। आने वाले समय में भारत सरकार को इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है और भारत पाकिस्तान से संबंधित पाकिस्तान के 17वें सेना प्रमुख बोलकर जनरल असीम मुनीर इनकी नियुक्ति हुई है। और इनकी नियुक्ति हुई तो पाकिस्तान के सीनियर आर्मी ऑफिसर्स में का जो पॉलिटिक्स है वो सामने आ गया। ऑलरेडी जनरल फैज हमीद और जनरल अजहर अब्बास, ये जो दो सीनियर लीडर्स थे पाकिस्तान आर्मी के, इन्होंने जो है जनरल असीम मुनीर की नियुक्ति हुई, इसके लिए उन्होंने उनके पद से वहां पर रिजाइन कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो आज की चर्चा में ये अलग अलग तरह के करंट अफेयर्स वाले इश्यूज मैंने आपके सामने वहां पे लाए। अलग अलग इश्यूज है, काइंडली गो थ्रू दैट, बड़े महत्वपूर्ण इश्यूज है। इनके फिर से आप जो है पॉइंट्स निकालो और इन पॉइंट्स के अनुसार जो है आप आपके करंट अफेयर्स का बेस, आप करंट अफेयर्स का डेटा जो है वो डेवलप कर सकते हो। तो आज की चर्चा में हम यहीं पे रुकेंगे। अगली चर्चा में और
एडिशनल करंट अफेयर्स वाले इश्यूज मैं आपके सामने वहां पर लेके आ जाऊंगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।